नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के सेशन में। आप देख रहे हैं सीनियर वाला सर। इसमें आज मैं लेकर आया हूँ मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2025 एग्ज़ाम देने वाले विद्यार्थियों के लिए वीडियो। वैसे स्टूडेंट के लिए जो बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एनसीईआरटी का पूरा निचोड़ लेकर आया हूँ साइंस का, और पूरा क्वेश्चन कराने का कोशिश करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो वीडियो है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण साइंस का पहला चैप्टर एनसीईआरटी का, इसका पूरा आज सारांश दूंगा और उसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव कराऊंगा, फिर सब्जेक्टिव कराऊंगा। इस तरह से आपका प्रत्येक सब्जेक्ट एनसीईआरटी का जितना भी सिलेबस में है वो सारे चैप्टर को मैं कराऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला चैप्टर में क्या है आप देखेंगे, रासायनिक अभिक्रिया क्या है, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसके परिभाषा देखेंगे, ये कितने प्रकार का होता है, संतुलित समीकरण क्या होता है, कि समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है। उसके बाद रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में हम आज के क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की जो पहला क्लास है इसका शुरुआत करते हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे हम लोग शुरू करेंगे रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया में सबसे पहले मैं जानूंगा, यहाँ पे आपको जानना ज़रूरी है कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या है, केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। कि रासायनिक अभिक्रियाएं एक ऐसी प्रक्रिया होता है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के एक भिन्न गुण वाले पदार्थ का निर्माण करता है, एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, तो उसे ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसमें रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है कि जो नया पदार्थ बनता है, पुराने जो पदार्थ होते हैं उसके बंधन जो होते हैं वो टूट करके नए बंधन का निर्माण करते हैं। और इसके दौरान रासायनिक अभिक्रिया के दौरान बहुत सारे ऊर्जा का अवशोषण होता है या फिर उत्सर्जन भी होता है। तो इस तरीके से हम लोग जान रहे हैं। यहाँ पे आगे समझते हैं कि आगे क्या होता है, कि आगे समझेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं के कुछ प्रमुख जो गुण हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो रासायनिक परिवर्तन या रासायनिक अभिक्रिया का जो बहुत सारे गुण होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट गुण होते हैं, और उसके आधार पर हम लोग जानते हैं। तो पदार्थ में परिवर्तन होता है। क्या होता है? पदार्थ में परिवर्तन होता है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिल करके एक नए पदार्थ का निर्माण कर लेते हैं, यानी कि प्रारंभिक पदार्थ जो होता है वो एक नए पदार्थ में बदल जाता है। प्रारंभिक पदार्थ जो है ऐसे अभिकारक, और जो बनता है वो उत्पादक होता है, यानी कि अभिकारक जो है ऐसे उत्पादक में बदल जाता है। तो अभिकारक क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। अभिकारक जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसको अभिकारक कहते हैं, और जो बनता है रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो बनता है वो रासायनिक उत्पादक कहलाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में जो के बाद जो बनता है वो उत्पादक कहलाते हैं। इसके बाद अगला गुण है ऊर्जा में परिवर्तन। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान बहुत सारे ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, बहुत सारे ऊर्जा का अवशोषण होता है, यानी कि इसमें ऊर्जा का परिवर्तन होता है अवशोषण के रूप में या फिर उत्सर्जन के रूप में होता है। तो इसमें जैसे मान लिया जाए कार्बन है हमारे पास, कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और इसके साथ साथ बहुत सारे ऊष्मा का भी निर्माण करता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है इसे दोनों अलग अलग काम होता है। जैसे बर्फ़ का पिघलना है तो बर्फ़ पिघलता है, इसमें ऊष्मा की आवश्यकता होती है, यानी कि ऊष्मा का अवशोषण करता है, और यहाँ के ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है। तो रासायनिक अभिक्रिया में दोनों प्रकार के निर्माण होता है। इसके बाद अगला गुण है इसका गति। गति जो होता है रासायनिक अभिक्रिया जो है से कि गति जो है समय के साथ बदलते रहता है। यह विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है, जैसे तापमान, दाब, अभिकारकों की सांद्रता आदि पर निर्भर करता है। यानी कि तापमान और दाब के आधार पर जो है से रासायनिक अभिक्रिया की गति निर्भर करती है, और इसी के आधार पर इसका गति का निर्माण होता है। अगला इसमें यह है कि इसमें एक बहुत ही रासायनिक अभिक्रिया में बहुत इंपॉर्टेंट गुण पाया जाता है, परिवर्तनशील का गुण पाया जाता है। परिवर्तनशील का गुण का मतलब क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थों में परिवर्तन होते हैं जो कि दो प्रकार के होते हैं। जो रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ में परिवर्तन होता है जो दो प्रकार का होता है। पहला भौतिक परिवर्तन, इसमें वैसे परिवर्तन होता है जो परिवर्तन होने के बाद फिर से उसी अवस्था में लाया जा सकता है। अर्थात जैसे जो परिवर्तन हो गया, पहला अभिक्रिया करके बदल गया रूप में, फिर उसको वापस उसी रूप में लाया जा सकता है। जैसे बर्फ़, पानी को हम जल को ठंडा करके बर्फ़ बनाते हैं, बर्फ़ को पुनः पिघला करके पानी बना देते हैं। तो इस तरीके के जो अवस्था होता है वो भौतिक परिवर्तन। जैसे बैलून को फुलाते हैं फिर हवा निकलने के बाद पुनः उसी अवस्था में आ जाता है, तो ये हो गया भौतिक परिवर्तन। और दूसरा है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन जिसमें रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है, वह उसे पुनः अवस्था में फिर नहीं लाया जा सकता है। तो इस प्रकार के जो परिवर्तन होता है, जैसे बैलून को फुला रहे हैं उसको फूट गया, तो गुणों को देखें।
अब हम लोग जानेंगे यहाँ पे कि रासायनिक समीकरण क्या है। रासायनिक समीकरण किसको कहते हैं। तो जब अभी जो रिएक्शन सीखे, जो अब प्रक्रियाएँ देखें हम लोग, जब रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेने वाले अभिकारक होते हैं और उसके उत्पादक जो होते हैं, उसके रासायनिक सूत्रों के माध्यम से लिखा जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण में अभिकारक जो होते हैं उसको बाईं ओर लिखा जाता है और जो उत्पादक होता है उसको दाईं ओर लिखा जाता है। जैसे एक उदाहरण यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ मिल रहा है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिल रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, ये बना रहा है। तो ये बीच में एक तीर का निशान है, तो तीर के निशान के बाईं तरफ जो है ये अभिकारक है और दाईं तरफ जो ये है ये क्या है, उत्पाद है। तो इस तरीके से रासायनिक समीकरण को लिखा जाता है। सब रासायनिक समीकरण किसको कहते हैं, समझ में आ गया। जब दो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों और उत्पादकों को उसको रासायनिक सूत्रों के माध्यम से लिखा जाता है, तो उसी को रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है, रासायनिक समीकरण कहा जाता है, सॉरी। तो रासायनिक समीकरण में कार्बन, जिसमें अभिक्रिया हम लोग देखे अभी, जो उदाहरण देखे, कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिल करके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, यानी कि दोनों अभिकारक हो गया और ये क्या हो गया, उत्पादक हो गया। अब रासायनिक समीकरण में क्या होता है, एक चीज़ और यहाँ पे समझ लेते हैं हम लोग। जब मान लेते हैं कोई मैग्नीशियम है, रिबर को वायु में जलाने से मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तन होता है, यानी कि मैग्नीशियम का रिबर जो होता है वायु के संपर्क में आता है, किसके, वायु में जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड करता है। यह एक अभिक्रिया हुआ, क्या हुआ, एक रासायनिक अभिक्रिया हुआ। परंतु इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, एक नए कथन के रूप में हम इसको व्यक्त कर सकते हैं। देखिए मैग्नीशियम हो गया, ऑक्सीजन हो गया और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, तो ये हमारा तो उत्पादक हो गया, ये हमारा क्या हो गया, उत्पादक हो गया, और ये हो गया अभिकारक हो गया हमारा, ये क्या हो गया, अभिकारक हो गया, और ये हो गया हमारा उत्पादक। तो ये दोनों उत्पादक, ये उत्पादक हो गया। तो इसको हम ये जो समीकरण लिखा है शब्द के रूप में लिखा गया। मैग्नीशियम शब्द में लिखा हुआ, ऑक्सीजन शब्द में लिखा हुआ, मैग्नीशियम ऑक्साइड शब्द में लिखा हुआ है। तो इस प्रकार के जो लिखा जाता है इसको हम शब्द समीकरण कहते हैं। इस तरह के जो लिखा जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, शब्द समीकरण कहते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, ये चीज़ को जो लिखा हुआ है इसको हम शब्द समीकरण बोलेंगे। और जब इसी शब्द को मैग्नीशियम को हम मैग्नीशियम Mg लिख दिए, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन को O2 लिख दिए और मैग्नीशियम ऑक्साइड को MgO लिख दिए, ये संकेत हो गया, इसका क्या हो गया, संकेत हो गया या सूत्र हो गया। तो इसको हम बोलेंगे रासायनिक समीकरण। तो अब क्लियर हो गया आप रासायनिक समीकरण किसको कहेंगे। आप रासायनिक समीकरण क्लियर हो गए हैं, इसको बोलेंगे रासायनिक समीकरण। जब वे अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक और उत्पादक दोनों को उसके रासायनिक संकेतों या सूत्रों के माध्यम से व्यक्त करते हैं तो उसको रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्लियर हो गया रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण क्लियर हो गया तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ों को आपको समझना होगा, आप इस बिंदु को यहाँ से समझे तो ज़्यादा बेहतर होगा। समझाने का कोशिश करूँगा। यहाँ पे देखिए एक समझना है इस चीज़ को, रासायनिक ये समीकरण लिखा हुआ है, ये रासायनिक समीकरण है। लिखने का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहीं पे आपको समझ में आ जाता है, जब अभिकारक दो या दो से अधिक हो तो उसके बीच में प्लस का चिन्ह दिया जाता है। क्या दिया जाता है, अभिकारक, ये अभिकारक हुआ आपका। जब इसमें दो या दो से अधिक हो तो उसके बीच में क्या लगाया जाता है, प्लस का चिन्ह लगाया जाता है। अभिकारकों के बीच में प्लस का चिन्ह होता है। और ये उत्पादक हो गया इधर वाला, ये उत्पादक हो गया। यदि दो से उत्पादक हो तो उसके बीच में भी क्या लगाया जाता है, प्लस का चिन्ह लगाया जाता है। और बीच में ये जो है से एरो का चिन्ह होता है। क्या होता है, एरो का चिन्ह होता है। यहाँ बीच में एरो का चिन्ह लगाया जाता है, बीच में एरो का चिन्ह लगाया जाता है। चूँकि उत्पादक और अभिकारक दोनों के बीच का डिफरेंस जो है से ये एरो के आधार पर ही होता है। इसके दाईं ओर उत्पादक और इसके बाईं ओर अभिकारक होता है। तो इस प्रकार से समीकरण को लिखने के तरीका को आप समझ गए। अभी कोई भी अभिक्रिया मान लिया जाए, कार्बन है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो ये बना रहा है आपका कुछ कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम को है, मैग्नीशियम हम लिखेंगे, मैग्नीशियम को लिखेंगे, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराएंगे, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो बनाएगा हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा।
इस तरीक़े से ये हो गया हमारा अभिकारक जो भी है, तो प्लस का चिन्ह, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया। इस तरीक़े से हम और भी कई तरीके के समीकरण को हम बना के सीख सकते हैं और बनाते रहेंगे, और आप बार बार रिवाइज करते रहेंगे तो ज़्यादा सीखेंगे। अब देखिए जो समीकरण आपको लिखा के दिखाया, अभी मैंने लिखा मैग्नीशियम प्लस ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया, तो ये कंकाली समीकरण कहलाएगा। कुछ कहलाएगा, क्योंकि हर एक के समीकरण जो होता है, जो भी रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण होता है कंकाली समीकरण होता है। जितने भी रासायनिक अभिक्रिया का जो समीकरण लिखा जाता है वो सारे कंकाली समीकरण होता है। ये असंतुलित होते हैं। क्या होते हैं? असंतुलित, यानी कि संतुलन में नहीं होते। तो इसको एक तरीके से जो है से संतुलित करने का प्रयास करेंगे हम लोग। यहाँ पे इस तरह जो भी कंकाली समीकरण होता है असंतुलन समीकरण कहलाते हैं। कंकाली संकुलन जो होता है समीकरण वो असंतुलित होते हैं, असंतुलित कहलाते हैं। तो इसको संतुलित करना बहुत ज़रूरी है। तो कंकाली समीकरणों को संतुलित करना क्यों जरूरी है और किस लिए किया जाता है, तो हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने के लिए समीकरणों को संतुलित किया जाता है। यानी कि जो भी पदार्थ भाग लेते हैं, दोनों पदार्थ की जो विकारक और जो उत्पादक होते हैं, दोनों के जो भार हो या द्रव्यमान का संरक्षण हो, नियम निश्चित हो, उसी के लिए क्या किया जाता है, इसको संतुलित किया जाता है। सकते हैं यहाँ पे Fe3 गो है, 3 गो Fe हो गया। H क्या गो है, 4 गो H यहाँ पे है, 4 H है, यहाँ पे भी 4 H, 4 दूनी 8 H हो गया, यहाँ भी 8 H हो गया। 4 दून ई 2 गो, ई 2 गुना हो जाता है, तो 4 दूनी 8 गो, यहाँ भी 8 गो हो गया। ऑक्सीजन यहाँ पे 4 गो, तो यहाँ भी ऑक्सीजन 4 गो। इस तरीके से बराबर हो गया। इस तरीके से और भी समीकरण को आप करके देख सकते हैं, बहुत आसानी पूर्वक बन जाएगा। ठीक है, संतुलित करें आप, मैं समझता हूँ कि संतुलित करने के लिए समझ गए होंगे, और बाकी रिवाइज करेंगे आप सीखते जाएंगे बहुत सारे। इस तरह के समीकरण करने के लिए बहुत सारे यहाँ पे बताया गया है आपको। इसे कई तरह से कई को समीकरण यहाँ पे दिया गया है। आप PDF लेकर के PDF को पढ़ सकते हैं, PDF के माध्यम से सीखते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि रासायनिक के अभिक्रिया समझ गए, रासायनिक अभिक्रिया क्या है, उसके गुण समझ गए, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं ये भी समझ गए। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। अब रासायनिक अभिक्रिया होता है कितने प्रकार का है, कौन कौन से रासायनिक अभिक्रियाएँ होते हैं और कैसे इसको हम बना सकते हैं आगे। तो रासायनिक अभिक्रियाओं विभिन्न आधारों पर उसका वर्गीकृत किया गया, अलग अलग तरीके से वर्गीकृत किया गया है, जिसमें आप निम्नलिखित समीकरण है, कई सारे अभिक्रियाएं देखेंगे, जिसमें पहला आपका है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन मतलब होता है जोड़ना, यानी कि दो या दो से अधिक पदार्थ जो है से आपस में मिल करके एक नए पदार्थ का जो है से निर्माण करता है, यानी कि संयोजन करके नए पदार्थ का निर्माण करता है, तो उसे हम बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। जैसे यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, जैसे मान लिया जाए दो पदार्थ A है और B है, दोनों मिल करके निर्माण किया AB को, तो दो को मिल करके एक बड़ा बना रहा है। यहाँ पे देखिए कैल्शियम ऑक्साइड है, जल के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको बुझा हुआ चूना कहा जाता है, कुछ कहा जाता है, बुझा हुआ चूना कहा जाता है। इस तरीके से अभिक्रिया करके बना रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से जो दो को मिल करके एक नए पदार्थ का निर्माण करेगा तो वो संयोजन अभिक्रिया कहलाएगा। क्या कहलाएगा? संयोजन अभिक्रिया कहलाएगा। यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड का जो कैल्शियम ऑक्साइड बनाया उसका कुछ गुण दिया गया है, कुछ प्रॉपर्टी दिया गया है, आप PDF में इसको माध्यम से आप पढ़ सकते हैं। अब कई और भी संयोजन अभिक्रियाएं होते हैं, जैसे देखिए कोयला का जलना, कोयला जो है कार्बन जो है से क्या कर रहा है, O2 की उपस्थिति में जल रहा है तो CO2 बना रहा है, ये संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण हो गया। इसके अलावा जल का बनना, जल बन रहा है, हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन के साथ मिलकर के जल का निर्माण करता है, ये भी आपका संयोजन अभिक्रिया हो गया। सल्फर डाइऑक्साइड का बनना, सल्फर जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है, ये भी आपका संयोजन अभिक्रिया हो गया। लोहे पर जंग लगना, ये भी आपका संयोजन अभिक्रिया हो गया। तो इस तरीके से संयोजन अभिक्रिया के कुछ गुण, कुछ और भी विधियाँ देखें, विभिन्न प्रकार के होते हैं। अब ऊष्मा के आधार पर जो है से अभिक्रियाएं कई प्रकार के होते हैं। तो इसमें क्या होता है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, एक होता है ऊष्मा क्षेपी और एक होता है ऊष्मा फोसी। तो वैसी अभिक्रिया होता है जिसमें अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा निकलती है, यानी कि ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। ऊष्मा का क्या होता है? उत्सर्जन होता है, तो उसी को बोलते हैं ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। जैसे ये मेथेन है, O2 के साथ अभिक्रिया करके CO2 और H2O बना रहा है, इसके साथ साथ और कई सारे ऊष्मा उत्पन्न कर रहा है। श्वसन भी एक प्रकार का ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है, इसमें भी ऊष्मा का निर्माण होता है, ऊष्मा निकलता है। पीछे चल गया बहुत सारा।
चलिए यहाँ थे हम लोग। इसके बाद उष्माशोषी अभिक्रिया, जिसमें क्या होता है कि उष्मा का अवशोषण होता है। उष्मा का क्या होता है? अवशोषण होता है, उसको उष्माशोषी अभिक्रिया कहा जाता है। उष्माशोषी अभिक्रिया, ये प्रकाश के आधार पर अभिक्रियाएँ दो प्रकार के होते हैं, हम लोग देख लिए। और ऊर्जा के आधार पर अवशोषण अब होता है। इसका दूसरा अभिक्रिया जो है वियोजन अपघटन। वियोजन या अपघटन, वियोजन मतलब टूटना। अभी हम लोग देखें कि दो गो जुट करके एक बड़ा बना रहा था, अब एक बड़ा से छोटा बनाएगा, यानी कि एक बड़े पदार्थ जो है ऐसे टूट करके दो छोटे छोटे पदार्थों में विभक्त होगा, दो या दो से अधिक पदार्थ में बटेगा, तो इसको हम बोलेंगे वियोजन अभिक्रिया। जैसे हम मान लिया जल बनाए थे, तो हाइड्रोजन प्लस O2 बना था तो जल बना था। ये बना था आपके पास H2O, ये बना था ना। अब ये टूट करके विघटित होकर के इसका निर्माण करेगा, यानी कि उल्टा हो गया अभिक्रिया। तो इस तरीके से वियोजन अभिक्रिया हो गया। वियोजन मतलब टूट जाता है, बड़े अणु जो है सो टूट करके छोटे अणु का निर्माण करता है। कई सारे होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट है यहाँ पे, जो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में उत्पन्न हो रहा है। इसके लिए विद्युत वियोजन का काम करता है, जिसमें जल का विघटन होता है। जल का क्या होता है? देखिए जल यहाँ पे है, H2O है, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में वियोजित हो रहा है। इस तरह के प्रक्रिया प्रयोग के द्वारा बनाया जाता है, जल का अपघटित किया जाता है। सेल लगा दिया गया, इसमें 2 कार्बन का क्रोड लगा दिया गया है। इसमें एक धन ध्रुव एक ऋण ध्रुव का काम कर रहा है, जैसे इसमें धारा प्रवाहित करेंगे तो ऑक्सीजन जो है इस इधर जमा होगा, हाइड्रोजन जो है इस पे जमा होगा। तो इस तरीके से जल का अपघटन किया जाता है, कुछ का जल का अपघटन किया जाता है। प्रकाश के आधार पर वियोजन होता है। प्रकाश वियोजन होता है सूरज की किरण में, जैसे सिल्वर क्लोराइड है, जो कि प्रकाश में क्या होता है, ये सिल्वर और क्लोराइड बना लेता है। तो इस तरीके से अलग अलग है, और भी इसमें कई सारे प्रक्रियाएं हो सकते हैं। तो अब तीसरा इसका जो है विस्थापन अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया? विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, एक क्रियाशील जो पदार्थ होता है अपने से कम क्रियाशील पदार्थों को यौगिक से क्या कर देता है? अलग कर देता है, यानी कि विस्थापित कर देता है। एक क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व को या पदार्थ को क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है। क्या करता है? विस्थापित कर देता है। देखिए यहाँ पे फेरस है, फेरस से जो कि कॉपर सल्फेट के विलयन के साथ अभिक्रिया करता है, तो ये फेरस जो है से कॉपर को विस्थापित कर देता है। देखिए यहाँ पे कॉपर जो सल्फेट के साथ था, यहाँ फेरस आ गया, क्या आ गया? फेरस आ गया सल्फेट के साथ, और कॉपर का हो गया विस्थापित हो गया। यानी कि यहाँ पे Fe जो है से कॉपर के अपेक्षा में बहुत ही मजबूत है, यानी कि शक्तिशाली, अधिक क्रियाशील